ये रिकॉर्डिंग ऑन कर दी हमने, ये हो गया। अब ये मेन सारे देखो कितनी कितनी दी मिलती है, इसके प्रोविजन हो गए अपने खत्म। अब बात आती है, सपोज करो एक बॉस को ये लग रहा है कि अगर एक वुमेन प्रेगनेंसी पीरियड में है तो एब्सेंट है तो काम का हो रहा है नुकसान, तो व्हाट इफ अगर वो उस वुमेन को निकाल दे तो क्या क्या वो निकाल सकता है? पहली बात तो ये है, क्या वो निकाल सकता है जॉब से? ये आपसे सवाल है, बताओ। नहीं 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 सर। नहीं सर। इस बात को स्पेसिफिक करता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर वुमेन एब्सेंट है तो सबसे पहले जो बॉस है वो उसे निकाल नहीं सकता, ठीक है। प्रोहिबिशन और डिस्चार्ज और डिसमिसल ऑफ वुमेन एम्प्लॉयड ड्यूरिंग और ऑन अकाउंट ऑफ सच एब्सेंस और टू गिव नोटिस और डिस्चार्ज और डिसमिसल ऑन सच अ डे that notice will expire during such absence or vary her disadvantage। एकदम इजीएस्ट वे में बोलूं तो अगर बॉस ने नोटिफिकेशन दे दिया है कि इस वुमेन को जॉब से निकाल दिया जाए और ये इसके प्रेगनेंसी पीरियड में है तो ये अलाउ नहीं किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट ये समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ आप। यस सर। फिर से रिपीट करना पड़ेगा क्या मुझे, कि आपको क्लियर है, ये बता दो। एक और बार रिपीट क्लियर है सर। ठीक, फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। एक वुमेन का प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा है और उस दौरान जो बॉस है वो नोटिस देकर उस वुमेन को उसकी सर्विसेज से डिस्चार्ज कर देता है, तो क्या ये अलाउ किया जाना चाहिए? क्या ये नहीं सर। बिल्कुल अलाउ नहीं होना चाहिए। तो ये फर्स्ट प्रोहिबिशन। सेकंड वाला भी लगभग सिमिलर है तो दोबारा मत करना, कंफ्यूज हो गए, ठीक। दूसरा, at time during her pregnancy if the woman but for such discharge or dismissal would have been entitled to maternity benefit or medical bonus। आप सामने वाली वुमेन को मैटरनिटी बेनिफिट या मेडिकल बोनस नहीं देना चाह रहे हो तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा कि आप उसका पैसा खा जाओ? बताओ। नहीं सर। देना ही नहीं पड़ेगा, सर, उसको देना ही पड़ेगा। प्रोहिबिशन है। हाउएवर हर चीज का एक एक्सेप्शन है कि अगर उस वुमेन ने मिसकंडक्ट किया है, क्या किया है? मिसकंडक्ट किया है, कोई गलत काम किया है, तो फिर आप मैटरनिटी बेनिफिट को सीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सीज कर सीज सकते कर सकते हैं। हैं। बात ध्यान रहेगी आपको, क्लियर है आपको? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी भी याद रखना बहुत सारे लॉज होते हैं जैसे चाइल्ड या वुमेन से रिलेटेड लॉज रहते हैं, इसको आपको अपनी वर्क प्लेस का जो एंट्रेंस कॉर्नर होता है वहां पर लिख के रखना पड़ता है बोर्ड लगाकर, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट लगाना, ठीक है। जैसे अगर आपके यहाँ फीमेल वर्कर्स है तो आपको मैटरनिटी बेनिफिट के लॉज सामने अपने बोर्ड पे एंट्रेंस के लिखने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको 1 साल तक की जेल हो सकती है और आप पे फाइन भी लग सकता है। 1 साल तक की का मतलब बेटा 24 घंटे भी होता है, ध्यान रखना, ठीक है। यस सर। ये बात समझ आए कि सिर के ऊपर से? कहीं ईमानदारी से बताओ मेरे को, सर आगे समझ। कोई डाउट नहीं है? ये फॉरफीचर का प्रोविजन हट चुका है तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ये आपके जो सिलेबस या करिकुलम से है हट चुका है, ठीक है। आपका मैटरनिटी बेनिफिट इतना है जितना मैंने बताया। आपको ये क्लियर हो गया? यस सर। कोई डाउट नहीं है? अच्छा, एक सवाल का जवाब दोगे? सपोज करो आप लोग एक फैक्ट्री में काम करते हो, मैं बोलता हूँ कि जैसे गुंजा एक फैक्ट्री में वर्क करती है, ठीक है। अब जो फैक्ट्री का ओनर है वो गुंजा को ना पैसे ही नहीं देता है, उसकी सैलरी खा खा जा रहा है, ठीक, और सैलरी बहुत कम भी दे रहा है, तो गुंजा क्या कर सकती है? सर पेमेंट ऑफ तो वेजेस वो एक्ट के कंप्लेन कर अंदर सकती है, कंप्लेन कर जा सकते सकती हैं है ज्यादा 6 मंथ के पहले। बताओ, ज्यादा पावरफुल कौन है? गुंजा ज्यादा पावरफुल है कि बॉसेस ज्यादा पावरफुल है? जैसे अगर मैं बोलूं पैसा पहचान, इसमें कौन? जैसे मैं बोलता हूँ चलो ये अंबानी के यहाँ वर्क करती है रिलायंस में, तो ज्यादा पावरफुल कौन है, गुंजा की अंबानी? अंबानी। तो अंबानी सर। गुंजा कैसे फाइट करेगी अंबानी से, बताओ। सर वो जो कंप्लेन। हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ मैं। कैसे? हाँ तनीषा बोलो। सर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर वो कंप्लेन फाइल कर सकती है, तो वहां पे लेबर लॉ के कंसिडर कर कि एक अलग लॉ बना है ना, मिनिमम वेजेस एक्ट, तो वो उसको ऐसा मिलेगा ही वो पैसा। अगर वो
अगर वो प्रूफ कर दी कि उसको पैसा नहीं, अब मैं बोलता हूँ कि अंबानी ने जज को इन्फ्लुएंस कर दिया, एक्सेट्रा सबको कर दिया, इसकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो ये तो दबाव बना ही नहीं पा रही है ना, कितना भी लॉ का रेफरेंस दे दो, बैकअप तो होना चाहिए ना कुछ। गलत बोल रहा हूँ? आपको बता रहा हूँ, हमारे देश की सच्चाई ये है कि जो आम आदमी है वो पावरफुल लोगों से अकेला नहीं लड़ सकता। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? तो Yes, क्या sir. किया जाता है पता है? हम्म। इसका एक सिंपल सा नियम बना के रखा गया है कि हर एक क्लास ऑफ पर्सन अपना एक यूनियन बना के रखता है। अगर उस पर्सन को परेशानी हुई तो पूरा यूनियन उसकी बैकिंग में आ जाएगा। अगर जैसे एक बैंक एम्प्लॉई है, आप एक बैंक एम्प्लॉय को परेशान करके देख लो, पूरी यूनियन इकट्ठा हो जाती है, बैंक बंद हो जाते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? Yes, एक sir. टैक्सी वाले के साथ थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है, पूरी टैक्सी यूनियन से एक हो जाती है। आज किसानों का देख लो आप, एक किसान की थोड़ी ना मांगे, 35 यूनियंस जो है वो आई है, तब जाके गवर्नमेंट पे अभी क्या बन रहा है, प्रेशर बन रहा है। एक किसान बोलता तो बात सुनी जाती क्या? नहीं सर। नहीं। तो हमारे देश में डेमोक्रेसी है बेटा, और ये अलाउ किया गया है कि आप अपनी बात को रखवाने के लिए वर्कर्स की यूनियन बनवा सकते हैं। इसे ट्रेड यूनियन लॉ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रेड यूनियन लॉ। ट्रेड यूनियन। आज गुंजा को अगर कोई परेशानी है तो गुंजा अकेले बात नहीं करेगी, उसके बिहाफ में उसकी जो ट्रेड यूनियन है वो नेगोशिएट करेगी। तो अंबानी पे भी प्रेशर आएगा। इतनी बड़ी यूनियन अगर काम बंद कर दी तो उसका भी नुकसान होगा ही होगा ना, वो भी तो बिजनेसमैन है। मेरी बात समझ आ रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको तो मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ आज? मैं आपको ट्रेड यूनियंस है। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट एक्ट पढ़ा दे रहा हूँ। आज दिन है ट्यूसडे, ये मैं आपको फ्राइडे को खत्म कर दूंगा ये यूनिट, ठीक है? और इस यूनिट के पार्ट भी में अब छोटे छोटे चैप्टर बचे, यही बड़ा यूनिट है, ठीक है? Yes. तो ये ट्रेड यूनियन हमको पढ़ना है। यहाँ पर ना एक सिंपल मीनिंग लिखते हैं। शर्मा जी यहाँ से पढ़ रहे, देख ले, इसको समझ ले, है ना? ट्रेड यूनियन क्या है? अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स constituted to represent the interest of workers। एक ऐसी बॉडी जिसको इसलिए कंस्टिट्यूट किया गया है कि वो वर्कर के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर सके, उसे ट्रेड यूनियन बोलते हैं। तो हमारे देश में सिस्टम ये होता है कि अगर आपको ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कराना है तो इसमें 7 सब्सक्राइबर होने चाहिए। 7 सब्सक्राइबर वो होते हैं जो ट्रेड यूनियन बनाने के एप्लीकेशन पर साइन करते हैं। प्लस आपके साथ बैकिंग में आपकी अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के या तो 10% ऑफ वर्कर रहे या फिर 100 वर्कर आपके साथ रहे। इतने आपके साथ होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम 7 सब्सक्राइबर्स इतने लोग आपको और चाहिए, विच एवर इज लेस। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताओ, आप कंफ्यूज अगर हो रहे होगे तो फैक्ट्री में 600 वर्कर काम करते हैं। आज अपने को जैसे ट्रेड यूनियन बनाना है तो कितने वर्कर चाहिए? 10% ऑफ 600 मतलब 60 वर्कर और 100 Yes, sir. विच एवर इज तो लेस। लेस वाला 60 है। कौन सा लेस? 60। 60 इज लेस। तो इतने लोग अगर साथ में जुड़ जाए तो ट्रेड यूनियन रजिस्टर हो सकती है। पहले बताओ ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आप अपने हक की लड़ाई करने जा रहे हो, आपको ग्रुप बनाना है तो ग्रुप बनाना अलाउ है। आप ट्रेड यूनियन बनाने जाओ, 7 सब्सक्राइबर होने चाहिए और बैकिंग में मतलब इनके साथ ही साथ उस फैक्ट्री के या इंडस्ट्री के 10% ऑफ वर्कर या 100 वर्कर विच एवर इज लेस, इतने होने चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो अब आगे मेरी बात सुनो। आप ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कराने गए इतने लोगों के साथ, मान लो आपकी ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हो गई। तो रजिस्टर्ड होने का मतलब ये होगा कि आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा जो ये प्रूफ होगा कि आपकी ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड है। इंडिया में उसी ट्रेड यूनियन की मान्यता है जो रजिस्टर्ड है। अब ट्रेड यूनियन बन गई तो क्या? तो ट्रेड यूनियन का खुद का ऑफिस होगा, ठीक है, खुद का स्टाफ होगा,
ट्रेड यूनियन के खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, जस्ट लाइक अ कंपनी, रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। और ट्रेड यूनियन में जो ऑफिसर्स होंगे उनको ऑफिस बियरर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ऑफिस बियरर बोला जाएगा। आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, ऑफिस बियरर का एग्जांपल अगर आपको मैं दूं तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो क्या? हाँ सर। तो हाँ, उसमें कभी जो भिड़े है वो कौन है? आत्माराम तुकाराम भिड़े कौन है? पूरी सोसाइटी का क्या है? पूरी सोसाइटी। एक में वो सेक्रेटरी। सेक्रेटरी बोलता है ना अपने आप को, मतलब वो बोलता है मैं ऑफिस हाँ, बियरर हूँ। क्या हूँ? ऑफिस ऑफिस बियरर। बियरर। ऑफिस बियरर मतलब होता है सेक्रेटरी पोजीशन पे जैसे कोई पर्सन है, चेयरमैन पोजीशन पे पर्सन है, इनको ऑफिस बियरर बोला जाता है। आप बताओ अभी तक आपको ये चैप्टर कितना समझ आया? आपको ये चैप्टर समझ आया भी कि नहीं आया ये बताओ। सर इतना आ गया। आ गया? चलिए अब इसको पढ़ना हम लोग शुरू कर सकते हैं। छोटा सा सिंपल सा चैप्टर है। ये लॉ बनाया क्यों गया? इसलिए बनाया गया ताकि इंडिया में ट्रेड यूनियंस को रजिस्टर किया जा सके, टू प्रोवाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन एंड इन सर्टेन एस्पेक्ट। ठीक है। दूसरी बात, टू डिफाइन द लॉ रिलेटिंग टू रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। इसमें लॉज भी बताए गए कि ट्रेड यूनियन रजिस्टर होती है तो कैसे कैसे वर्क करती है। आई होप आपको ऑब्जेक्ट एक बार में देख के समझ आ गया होगा, इशू नहीं गया होगा, है ना? क्लियर है? पहली बात, इसमें बताया गया ट्रेड यूनियन रजिस्टर कैसे होती है। दूसरा, उससे रिलेटेड लॉज बताए गए हैं। ठीक है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो मैंने आपको अभी बताया। कितने मेंबर? 7 और मोर मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन मे बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम टू रूल ऑफ ट्रेड यूनियन एंड इट्स कंप्लायंस। जो एप्लीकेशन पर या ट्रेड यूनियन के रूल पे साइन कर देगा 7 लोग उतने चाहिए। और साथ साथ कितने लोग चाहिए? देयर मस्ट बी एटलीस्ट 10% और 100 ऑफ वर्कमैन विच एवर इज less engage or employed in the establishment or industry with which it is connected। बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर। नो अच्छे सर। से क्लियर है? तो ये 2 पॉइंट मेन है। तीसरा पॉइंट हल्का सा डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि कम से कम 7 लोग होने चाहिए। 7 से कम तो किसी हाल में होने ही नहीं चाहिए सब्सक्राइब करने या एप्लीकेशन को साइन करने के लिए। ठीक है, ध्यान रहेगी बात। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जैसे आपको ये बात समझ आ गई कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो इसमें तरीका क्या होता है बेसिकली, तो एक प्रिस्क्राइब फॉर्म आपको फिल करना होता है। इसमें जितने भी मेंबर साथ में जुड़े सबका नेम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस लिखा होता है। आपकी ट्रेड यूनियन जब रजिस्टर हो जाएगी तो उसका हेड ऑफिस कहाँ होगा लिखा जाता है। और आपने अपनी ट्रेड यूनियन में जिसको डिसाइड किया कि ऑफिस बियरर बनाओगे, ऑफिस बियरर मतलब क्या? जो आपकी ट्रेड यूनियन में पोस्ट संभालेंगे उनका नेम, एज, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन लिखी जाती। अब कोई बात समझ आई कि नहीं आई? फिर रिपीट कर दूं क्या? नहीं सर, आ गया। जैसे आ गई। आ गई? क्या समझ आया चलो बताओ। सर वो जो फॉर्म होगा उस पे नेम, ऑक्यूपेशन और एड्रेस होना चाहिए हमारे ऑफिस का, और उसके साथ हेड ऑफिस जहाँ पे होगा उसका एड्रेस, मेंबर का नेम और जो बंदा ऑफिस उसका भी। है ना। जैसे आपको इसका एक एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। एक हमारी कोचिंग वालों की भी ट्रेड यूनियन है जिसको हम छत्तीसगढ़ एजुकेशन एसोसिएशन, कोचिंग एसोसिएशन के नाम से रजिस्टर करा चुके हैं। ठीक है, ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोचिंग वालों को कोई परेशानी हो तो हमारी भी यूनियन है। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे मेंबर हैं, तो अब इसका क्या है, जो हेड ऑफिस है, एचओ है, ये न्यू सिविक सेंटर में। ठीक है। इसमें अराउंड अभी 200 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 200 कोचिंग 200 इंस्टीट्यूट members। इसके मेंबर्स हैं। इसके अभी जो प्रेसिडेंट है अपने छत्तीसगढ़ में, वो देव तीरथ साहू है। ये देव स्पोकन इंग्लिश करके क्लास चलती है, वो उनके, वो है ओनर है, वो यहाँ के प्रेसिडेंट है, अभी चेयरमैन है। ये चेंज होते रहते हैं वोटिंग के बाद। आपको ये क्लियर हो गया कि नहीं हुआ ये बता दो बस। यस सर। यस हो सर। गया। अब ये मिनिमम रिक्वायरमेंट मेरे को दोबारा बोलनी तो नहीं पड़ेगी, ये बताओ कि समझ आ गई है? सर आ गया तो समझ। विजिबल है। शर्मा जी तेरे समझ आ रहा है? अजय तेरी पहली क्लास है, मेरी आवाज आ रही है? आरजू समझ आ रहा है? यस सर।
तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट आप देख लो, बार बार हम ऊपर भी पढ़ चुके, 7 लोग चाहिए और उनकी बैकिंग में 10% ऑफ वर्कर या 100 वर्कर, विच एवर इज लेस। आई होप आपको यहाँ तक ट्रेड यूनियन लॉ समझ आ गया और इसमें दिक्कत नहीं है। क्या आपको दिया गया रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है? क्या गवर्नमेंट का दिया गया आपको जो रजिस्ट्रेशन है ट्रेड यूनियन का, ये कैंसिल भी हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल ये हाँ। कैंसिल हो सकता है अगर आपने सर्टिफिकेट फ्रॉड करके दिया है। फ्रॉड करके देने का मतलब ये होता है बेसिकली कि आपने गलत डिटेल बताया, आपने सही हेड ऑफिस नहीं बताया, आपने सही नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं बताए, या आपसे कोई मिस्टेक हो गई जिसको आपने करेक्ट नहीं किया, तो बेसिकली आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर से आप कम हो जाते हो, एग्जाम्पल के तौर पे आपके यहाँ सिर्फ 5 मेंबर रह जाते हैं, तो आपकी ट्रेड यूनियन चलेगी कि बंद हो जाएगी? सर बंद हो जाएगी, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो एकदम सिंपल सी बात है, आपको ये बात ध्यान रखनी है और इसको बोलना नहीं है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है इट्स नॉट परमानेंट, गड़बड़ होने पर ये कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रहेगी बात। कोई दिक्कत इसमें? क्लैरिटी है? ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पॉइंट को अभी नहीं पढ़ना, पढ़ोगे लेकिन अभी नहीं पढ़ना। ठीक है। नीचे कौन ट्रेड यूनियन का ऑफिस बियरर नहीं बन सकता, आप किसे अपनी ट्रेड यूनियन का ऑफिसर नहीं बना सकते। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थोड़ा सा फोकस करके ध्यान रखना। कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी एज 18 साल से कम है, कितने से कम? माइनर। माइनर है, वो ट्रेड यूनियन का ऑफिस बियरर नहीं बन सकता। मेंबर बना सकते हो, ऑफिस बियरर नहीं बना सकते, मतलब उसको अपने ट्रेड यूनियन में कोई पोस्ट नहीं दे सकते आप। ठीक है, ये बात क्लियर हुई मेरी? यस सर। दूसरा, अगर उस पर्सन ने मॉरल टर्पिट्यूड किया है, मॉरल टर्पिट्यूड मतलब होता है क्राइम किया है कोई, जिसके लिए उसको जेल की सजा हो गई है। ठीक है, ये बात क्लियर है कि नहीं? पॉइंट समझ आए? मॉरल टर्पिट्यूड का मतलब समझ आए? किसी भी तरह का आपने जो क्राइम किया है। ठीक, तो अगर आपने क्राइम किया है तो जेल से निकलने के 5 साल तक, 5 इयर्स तक, ये पॉइंट प्लस में ना ऐड है, 5 साल तक क्या कर सकते हो आप? ऑफिस बियरर नहीं बन सकते, आप डिस्क्वालीफाइड माने जाओगे। ठीक है, जैसे एक्स नाम का एक पर्सन है, बोलता है ट्रेड यूनियन का मैं क्या बनूंगा? ऑफिस बियरर या ऑफिसर बनूंगा। आप सपोज करो इसकी एज अगर 17 साल है, तो हम बोलते हैं भाई ये क्या है? डिस्क्वालीफाई है। सही बात है, गलत बात है? सिमिलरली मैं बोलता हूँ एक्स की एज 22 साल है, 22 ईयर्स है, लेकिन अभी एक क्राइम किया था जिसके लिए इसको 7 मंथ की जेल हुई है। तो जब ये जेल से छूटेगा भी, तो छूटने के बाद कितने साल तक ऑफिस बियरर नहीं बन सकता? 5 साल तक। 5 साल तक। अच्छे से बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? ईमानदारी से बोलो, अच्छे से समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? सर आ गई समझ। आ गई सर अच्छे से। ठीक है, आपको ये टफ तो नहीं लग रहा है बेटा बहुत ज्यादा? ये बताओ, क्या छोटे छोटे लॉज बहुत सारे हैं, एक साथ आप डेली पढ़ोगे तभी आपसे हो पाएगा। आज 12 बजे लाइव टेस्ट दे रहे हो आप, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट का। और दूसरा तरीका कौन सा बोला हूं मैं? वो सर सेक्सुअल हरासमेंट वाले का। हाँ, 2 का आज ना 12 बजे से 12:40 लाइव टेस्ट दे रहे हो। ठीक है, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। मेन चैप्टर हो गया खत्म अपना। ठीक है, ये मेन चैप्टर था। अब बारी आती क्या, गवर्नमेंट को हमें अपने रिकॉर्ड्स दिखाने पड़ते हैं। जैसे क्या ट्रेड यूनियन रजिस्टर हुई है तो इसको डोनेशंस मिलते होंगे, इनका खुद का ऑफिस है, इनका रेवेन्यू है, इनका एक्सपेंडिचर है, सब कुछ है। तो नॉर्मली ये माना जाता है अगर एक ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड है तो इसका बराबर होता है ऑडिट। ऑडिट मतलब समझते हो? ऑडिट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट चेक। इंडिपेंडेंट चेक होता है कि जो अकाउंट्स है वो ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है। ठीक है, जो सीए होते हैं इनका यही काम होता है, जो भी अकाउंट साल भर के बनते हैं उसको ये चेक करके बताते हैं कि वो ट्रांसपेरेंटली बने हैं कि नहीं, इसे ऑडिट करना बोलते हैं। तो बेसिकली ये माना जाता है कि जो भी ट्रेड यूनियंस होती हैं, जब इनका साल 31 दिसंबर को खत्म होता है तो उनको अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का डिटेल जो है गवर्नमेंट के पास सबमिट करना पड़ता है। इसे रिटर्न कहा जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, ट्रेड यूनियन है, रजिस्टर्ड है, तो इसके खर्चे भी होंगे और इनकी इनकम भी होगी। तो जो भी इनकम या खर्चे उसका बराबर ऑडिट करवाना है, और 31 दिसंबर खत्म होने पर ये जो डिटेल्स है, रिटर्न मतलब होता है डिटेल टू बी सबमिटेड, ये डिटेल आपको गवर्नमेंट के पास जमा करवाने। आप बोलो मेरी बात आपको कितनी समझ में है?
आपको कितनी समझ में आई मेरी बात? ईमानदारी से बोलो। एक बार रिटर्न और बता दो। रिटर्न एक और बात बता दूं, जैसे आपकी ट्रेड यूनियन है, ठीक, मान लो अलग अलग सोर्सेस से आपको ट्रेड यूनियन में इनकम आई या डोनेशन आए, मान लो 15 लाख के, आपकी ट्रेड यूनियन का जो खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ, ठीक है, ये मान लो 5 लाख का हुआ। अब ये तो आप बोल रहे हो, ये सही है कि नहीं क्या पता, हमको गलत भी हो सकता है ना, क्या पता आप करोड़ों डोनेशन देते हो अपनी बैलेंस शीट। एक तो इसमें जो बैलेंस शीट बनेगी, एक तो ये ध्यान रखना सिंगल एंट्री सिस्टम पे बनेगी, क्योंकि ये कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर नहीं रहे, ठीक है, तो इनका इनकम एक्सपेंडिचर का हिसाब बनेगा। तो अब ये सही बता रहे कि नहीं, ये देखने के लिए क्या कराया जाता है, इनके सारे अकाउंट्स का ऑडिट करवाया जाता है। ऑडिट कौन करता है? एक चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस करता है, ठीक। जब ये इनके पूरे अकाउंट्स को ऑडिट कर देता है तो फिर क्या किया जाता है, 31 दिसंबर जब एंड होता है तो इनका ये साल एंड माना जाता है। इनका जो ईयर है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर के जनवरी से, ठीक है। तो साल खत्म होने के बाद इनको क्या करना होता है, अपना ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबमिट करना पड़ता है, ताकि गवर्नमेंट को पता रहे कि ये ट्रेड यूनियन ट्रांसपेरेंटली काम कर रही है, और इसे ही रिटर्न सबमिट करना बोलते हैं। यस सर। बोलो कितना समझ में आया? यस सर, हो गया क्लियर। अच्छे से। अब सपोज करो आपने रिटर्न में नकली एंट्री मार दिया, फॉल्स एंट्री मार दी, तो क्या, गलत एंट्री मार दी अपने रिटर्न में, तो 500 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। सर बस 500? तो लॉ भी तो देखो कब का है, और अमेंड भी नहीं हुआ है, 1926। उस टाइम सोचो 500 रुपए कितना हुआ करता होगा। 500 रुपए तक का ये चेंज नहीं हुआ है, अपने को यही फाइन पड़ना है। और अगर फाइन लगने के बाद आगे भी ऐसी गलती करते रहोगे तो आपके ऊपर बेसिकली क्या होगा, 5 रुपए से लेकर 50 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। कैसा लगा सुन के? समझ आया कि नहीं आया? आपने इनकम एक्सपेंडिचर बनाया, गलत एंट्री मारी ना उसमें, तो पहली बार आपको 500 रुपए तक का जुर्माना भरना है, और आगे से फिर ऐसी गलती करोगे तो 5 से 50 रुपए तक का। क्लियर है? 5 फॉर ईच वीक, नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज, ठीक। अगर ट्रेड यूनियन का एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे खाली फॉर्म लिखा है ना, तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन वर्ड लिख दे रहा हूँ। आप ट्रेड यूनियन का एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, उसमें कोई नकली एंट्री या फर्जी साइन वाइन घुमा दिए किसी की, तो भी 500 रुपए जुर्माना, ठीक। वैसे अपने ट्रेड यूनियन की गलत जानकारी दी है, ऑफिस का गलत पता वता दिए, तो 200 रुपए तक का जुर्माना। क्लियर हो गया? अच्छे समझ आया कि आधा अधूरा समझ आया? सर आ गया परफेक्टली। जितने लोगों सबको समझ आ गया? गुंजा, श्रुति, यस सर। क्लियर है? ठीक। अब मेरे को आप ये बता दो भैया, 1 मिनट, हाँ, सब पेज भर गया। ये बताओ, अभी ये लेबर लॉ में मैंने कौन कौन सा एक्ट आपको करा दिया है? सबसे पहला क्या कराया था? सबसे पहले फैक्ट्रीज एक्ट कराया था, फैक्ट्रीज एक्ट, फिर मिनिमम वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, फिर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, फिर सेक्सुअल हरासमेंट। पेमेंट ऑफ वेजेस के बाद ही कराया हूँ, हाँ, ठीक है। फिर मैटरनिटी एक्ट, फिर ट्रेड यूनियन। आपको इनमें से टफ कौन सा लग रहा है? आपको इनमें से कौन सा ऐसा है जो टेक्निकल लग रहा है, ट्रिकी लग रहा है, सिरदर्द लग रहा है? कोई है क्या? बोलो हाँ या ना, बस इतना बता दो। सारे बन जा रहे हैं? हाँ सर, बन जा रहे हैं। अब पढ़ने का पैटर्न सुनो। आप जब लेबर लॉ के यूनिट को पढ़ोगे, क्योंकि इससे एग्जाम में 15 नंबर का आएगा, 15 नंबर कम नहीं होते हैं, इतने एक्ट्स को एक साथ पढ़ना, ठीक है। ये आपका एक पैच है, ये लिस्ट है, इसको एक साथ पढ़ना, बनेगा? जब ये हो जाए तो जो हम कल से चालू कर रहे हैं, सुनो, हम 3 एक्ट का पेयर कल से पढ़ने वाले हैं। कल हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पीएफ लॉ, प्रोविडेंट फंड का लॉ। प्रोविडेंट फंड के बाद हम बोनस लॉ पढ़ेंगे, और उसके बाद ग्रेचुइटी लॉ पढ़ेंगे। ये 3 का कल से पेयर पढ़ना है अपने को, एक कल और परसों का पेयर है,
ये कल से करेंगे, बन जाएगा। छोटे छोटे लेबर लॉ में बहुत सारे एक्ट्स हैं, सबको करना है, लेकिन हमको ध्यान रखना है ना, ये बाकी ऐसे किसी और यूनिट में ऐसा नहीं है, इसी में है जो छोटे छोटे लॉज हैं, तो इसको आप एकदम अच्छे से पढ़ डालो। कर पाएंगे अपन? यस सर। ठीक है, कल से Yes, sir. तीनों चीज करेंगे। आज 12 बजे अभी वापस आ रहे हो आप, है ना? 12 बजे लाइव टेस्ट दो, ठीक? पेपर शाम Yes. तक करके दे दूंगा मैं, यस सर। ठीक है बेटा? चलो ये करो, काफी है।